तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमी करंट अफेयर जो कि पीटी 365 आई थी। तो मैंने इसके 2 पेज में ही नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आरबीआई ने 2025 के लिए 2.69 लाख करोड़ रुपए का अधिशेष केंद्र को ट्रांसफ़र कर दिया है। मतलब हर साल के वित्त वर्ष में आरबीआई के पास पूरे जो भी उसके लेन देन होती धन संचय होता है उसका कुछ अधिशेष बच जाता है, यानी सरप्लस में कुछ अमाउंट बच जाता है जिसको उसे लास्ट में केंद्र को देना होता है। इसका निर्धारण कौन करता है? कोई तो इसके रेगुलेटरी होगी, वो है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत इसका कार्य किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि है किसकी अधिशंसा पर बनी थी? ये बिमल जालान समिति की, और ये 2019 में बनी थी और हर 5 साल में गठित होती है, ठीक है। तो जो ईसीएफ है उसमें आरबीआई की पूंजी होती है, आरक्षित निधि शामिल होती है और अस्थि विकास निधि शामिल होती है। तो इस तरीके से हमने पहला पॉइंट देखा करंट अफेयर में कि आरबीआई ने ये कर दिया है। तो जो पीटी में क्वेश्चन आएगा वो आएगा ईसीएफ क्या है, ये किस समिति के तहत बना था, कब बना था, इस तरीके से आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट था रिजर्व बैंक ओम्बड्समैन योजना 2021, ठीक है। ओम्बड्समैन योजना में क्या होता है? सारे वाणिज्यिक बैंक शामिल होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होते हैं और प्राथमिक सरकारी बैंक शामिल होते हैं। 50 करोड़ की राशि वाले गैर अनुसूचित बैंक भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इसमें शामिल नहीं होती है। ओम्बड्समैन का मतलब होता है कि मतलब जितने भी लोकपाल, मतलब जो भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको उन मतलब बैंकों में कोई भ्रष्टाचार से रिलेटेड चीज़ें ना हो, इस तरीके से क्या होता है आरबीआई रेगुलेशन रखता है एक। तो ओम्बड्समैन योजना 2021 की है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है वेज एंड मीन्स एडवांस। एक प्रकार का ना अस्थायी अग्रिम होता है, एडवांस देना पड़ता है, आरबीआई द्वारा केंद्र को दिया जाता है। नॉट यूज इन राजकोषीय घाटे के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता है, राज्यों और यूटी के लिए भी दिया जाता है ये आरबीआई के द्वारा, ठीक है। मतलब कुछ कुछ पॉइंट इसमें ऐसे है ना, क्योंकि हमें पूरी इकोनॉमी को बड़े फैक्चुअल तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अभी हमें पीटी के लिए पढ़ना है। फिर बात आती है एनबीएफसी की निगरानी के लिए एफआईडीसी को स्वनियमन संगठन बनाया गया है। एनबीएफसी जो एफआईडीएसी है, यानी कि वित्त आयोग, वित्त उद्योग विकास परिषद है, ये एक प्रकार का स्वयं नियामक संगठन है। इसको निगरानी के लिए बनाया गया है एनबीएफसी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक राज्य एक क्षेत्र ग्रामीण बैंक, ठीक है। 26 जो ग्रामीण बैंक हैं उनका विलय कर दिया गया है आरबीआई में, यानी कि आरबीआई एक्ट 1976 के तहत है। अब 26 राज्यों व 2 यूटीज़ में टोटल 28 आरआरबी हो चुके हैं, पहले 43 थे, ठीक है। जो आरआरबी का गठन है वो किसकी समिति की सिफारिश पर किया गया है? वो किया गया है तुम्हारा नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर, नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर किया गया है। ये देख सकते हैं आप, नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर अगर हम बात करें, ये नरसिम्हन ग्रुप 1975 की है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आरबीआई ने एक दशक में फर्स्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से, क्या कर दिया है? यूनिवर्सल बैंक बना दिया है। मतलब आरबीआई ने एक दशक में फर्स्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक को बना दिया है। 5 साल तक अनुसूचित बैंक होते हैं वही स्मॉल फाइनेंस बैंक कहलाते हैं, जिनकी नेटवर्थ 1000 करोड़ होगी, ठीक है। लास्ट 2 साल में जिन्होंने नेट प्रॉफिट हुआ हो, लास्ट प्रॉफिट साल में जिनको नेट प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है। उसके बाद बात करें हम स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट है, आजकल हमने बहुत सुना होगा, जब से मतलब रशिया ने युद्ध करना शुरू किया है यूक्रेन के साथ, तो हमने सुना है कि अमेरिका ने उस पर एक स्विफ्ट के तहत पाबंदी लगाई है। तो स्विफ्ट क्या है? एक प्रकार का स्विफ्ट है आपका एक प्रकार का क्या है? स्विफ्ट हम कह सकते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, एक प्रकार का मैसेजिंग फ्रेमवर्क है। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। मतलब जितने भी वर्ल्ड में जो देश होते हैं वो उनका मतलब उनका रेगुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, फाइनेंशियल रेगुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, उस फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं? स्विफ्ट फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसके तहत जो है उसने यूएसए ने रशिया पर बैन लगा दिया है, ठीक है। तो हमारे पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि स्विफ्ट क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकम एक्ट 2025 लागू हुआ है। उनका इनकम एक्ट 2025 लागू में क्या क्या बात कही गई है? इनकम एक्ट 2025 की अगर हम बात करें तो इसमें मैट है। मैट होता है शून्य टैक्स कंपनी को टैक्स में लाना है, यानी कि एक ऐसी विधि जिसमें क्या होता है, जो कंपनी टैक्स नहीं देती उसको कंपनी टैक्स के दायरे में लाती है। एएमटी क्या होता है? सेम है, लेकिन गैर कॉर्पोरेट कंपनी से भी टैक्स लिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अघोषित आय भी अब इनकम टैक्स के दायरे में आएगी। जैसे एसेट्स हो गया, डिजिटल एसेट्स वगैरह, ये भी हमारे अघोषित आय भी क्या होंगे, हमारे अब इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत भुगतान प्रणाली है, या बैंक यूनिट्स के मध्य विदेशी मुद्रा लेन देन को स्थायी रूप से निपटाने में सक्षम बनाता है, ठीक है। इनकम टैक्स का नियमन इसी के द्वारा किया जाता है, IFSCA के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो है गिफ्ट सिटी IFC गांधीनगर। अगला पॉइंट क्या है? गिफ्ट सिटी
जो IFSC है, IFSC वही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है, गांधीनगर को क्या गिफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया है। ठीक है, इसमें गिफ्ट सिटी की जो वित्तीय केंद्रीय बैंक की जो इंडेक्स है उसमें 46वां स्थान है और फिनटेक में इसका 45वां स्थान है। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये कुछ नहीं है, सीधे पूछ देगा कि गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, गांधीनगर में बनाई गई है, तो इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है तुम्हारा RBI भुगतान प्रणाली एक्ट 2007 के तहत बनाया गया था। ये 4 साल के लिए बनता है। इसमें जिसमें बनाया जाता है उनकी दोबारा नियुक्ति हो सकती है। इसमें सदस्य कौन होते हैं? RBI के गवर्नर होते हैं, उप गवर्नर होते हैं, RBI का एक अधिकारी होता है, केंद्र द्वारा नामित 3 व्यक्ति होते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे से डायरेक्ट पूछ सकता है कि RBI रेगुलेटरी बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उसमें होता है, पूछ सकता है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। RBI का उसमें गवर्नर होता है, उप गवर्नर होता है, RBI का एक अधिकारी होता है और केंद्र द्वारा नामित 3 सदस्य होते हैं। कोरम के लिए एक अध्यक्ष और नामित सदस्य प्लस 3 सदस्य का होना जरूरी है। ठीक है, अब ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है जो हम 3 पढ़ते हैं इसमें। राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटे का मतलब होता है जितने व्यय हुआ है उसमें से प्राप्ति को घटा देना है, लेकिन इसमें कर्ज को नहीं गिनते हैं। प्राथमिक घाटा, इसमें राजकोषीय घाटा में से ब्याज को घटा दिया जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा, इसमें राजस्व घाटा होता है और इसमें अनुदान को घटा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने आज एक पेज के नोट्स को पढ़ा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है कराने के लिए और हम इतनी बड़ा नहीं करा सकते हैं, तो इसको हम पार्ट वाइज निकालेंगे। हाँ, हमें तो 2 पेज में कंप्लीट करना है, क्योंकि वैसे वो बहुत मोटी PT 365 आई हुई है, 140 पेजों की है, तो हमें बहुत सब्जेक्टों की करनी है, तो ऐसे में रिवीजन करना बहुत टफ हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।